नमस्कार। सूचना के अधिकार अधिनियम के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो लगभग बड़ा हो सकता है और 3 पार्ट में होगा, लेकिन चूंकि मैं इतना डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, सारी जानकारी उपलब्ध करा दे रहा हूँ, जिसमें परीक्षा में कुछ भी पूछे आपसे लगभग सब कुछ बने आपसे। और ये वाला पार्ट सूचना का अधिकार अधिनियम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आने हैं, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो की संख्या बढ़ रही है। तो ये तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में अपन धारा नंबर 10 तक ही कवर कर पा रहे हैं। तो चूंकि इसको समझना भी है और हर वीडियो 15-18 मिनट का होता है, तो उससे ज़्यादा फिर बोझिल हो जाता है। तो फिर वीडियो की संख्या लगभग 5 से 6 बनेगी। तो आपको उसको कंप्लीट वीडियो देखना है और सारी चीज़ों का नोट्स भी बनाना है, तभी वो परीक्षा में काम आएगा। और मैंने हर तथ्य को बड़े ही जागरूकता के साथ, बड़े समझ के साथ हर चीज़ों को आपको क्या कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है, ताकि न केवल एडीओ के पेपर में बल्कि दूसरे पेपर में भी अगर आप सूचना के अधिकार अधिनियम आप दे सके, तो सूचना के अधिकार अधिनियम में कुछ भी चीज शेष बाकी न रह जाए। बस एक बार पढ़ें और इसके बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न रह जाए। तो आइए शुरू करते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम में आगे क्या है। अपन धारा नंबर 6 तक हमने देख लिया था और धारा नंबर 6 में हमने देखा था कि जो सूचना वगैरह होगा, वो सूचना की प्राप्ति हम का अनुरोध कौन कर सकता है। तो कोई भी नागरिक इसका अनुरोध कर सकता है, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसका अनुरोध कर सकता है और हिंदी अंग्रेजी में अनुरोध कर सकता है। यदि सूचना मौखिक रूप से मांगी गई है, तो ऐसी परिस्थिति में जो सूचना अधिकारी होगा वो क्या करेगा, उसके सूचना को, मौखिक सूचना को लेखबद्ध करेगा, यानी लिखित रूप में इसको स्वीकार कर लेगा। फिर जो सूचना का जो धारा नंबर 7 में दिया गया है कि जो सूचना का अनुरोध का निपटारा कैसे किया जाए, यानी जो सूचना मांगी गई है, जिस व्यक्ति ने भी लिखित, मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर सूचना मांगी गई है, तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा। तो इस सूचना के अधिकार अधिनियम में जैसा आप जानते हो कि सूचना मांगे जाने पर यथाशीघ्र, यानी कोशिश किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी उसको सूचना उपलब्ध कराया जाएगा, मगर वो 30 दिन से ज्यादा दिन नहीं हो सकता, यानी 30 दिन से ज्यादा समय नहीं ले सकता है। अगर वो 30 दिन से ज्यादा समय लगता है, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि उसने सूचना देने से मना कर दिया है। तो यथाशीघ्र देना है, सूचना कैसे देना है, यथाशीघ्र देना है, लेकिन बहुत अधिक अगर समय लिया गया तो अधिकतम कितना ले सकता है, वो 30 दिन का समय लगता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, यानी वो सूचना इतनी जरूरी है कि अगर सूचना प्राप्त नहीं किया गया, तो ऐसे किसी तीसरे व्यक्ति की या किसी भी व्यक्ति की जीवन और मृत्यु का सवाल पैदा हो जाता है, तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर देना होगा, यानी 2 दिन के भीतर इसको सूचना उपलब्ध करानी होगी। तो ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार की सूचनाएं हैं। एक है अधिकतम हम सामान्य सूचना के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है, और जीवन और मृत्यु के प्रश्न पर अगर सवाल उठता है तो 48 घंटे का समय मिलता है। यदि 30 दिवस की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, तो ये मान लिया जाएगा कि जो सूचना देने वाला व्यक्ति है उसने सूचना देने से मना कर दिया है। फिर उसके ऊपर क्या होगी, कार्रवाई होगी, यानी जो सूचना के अधिकार का अधिनियम के तहत कार्रवाई किया जा सकता है या अपील की जा सकती है। तो अगर सूचना नहीं दी, किसी भी कारण से सूचना न दिया हो, प्रोसेसिंग ना हो या मिले ना, ये सब कोई भी बहाना नहीं चलेगा। सिर्फ एक ही कारण माना जाएगा कि उस सूचना अधिकारी ने सूचना देने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। फिर आवेदन शुल्क कितना होगा, तो आवेदन शुल्क इसमें होगा 10 रुपए। लेकिन जो आवेदन शुल्क दिया जाता है वो प्रारंभिक तौर, जिस समय आवेदन दिया जा रहा है उस समय दिया जाता है। ये आवेदन शुल्क में बीपीएल में छूट है। अगर कोई बीपीएल वर्ग का कोई व्यक्ति है तो आवेदन शुल्क उसको देने से छूट है, लेकिन बीपीएल का कार्ड वगैरह उसको अपना जो एविडेंस है, बीपीएल होने का एविडेंस है, वो उस व्यक्ति को आवेदन देना पड़ेगा। किसी भी कार्यालय में देगा, तो कार्यालय में हम उसको नगद के रूप में भी दे सकते हैं, आवेदन शुल्क के रूप में, जुडिशियल स्टाम्प के रूप में भी दे सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर यानी डाकघर का जो पोस्टल ऑर्डर होता है उसके माध्यम से भी अपन क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी शुल्क के रूप में आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, नगद भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो आवेदन शुल्क आपको 10 रुपए देने होंगे, लेकिन बीपीएल को क्या होगा, इससे छूट प्राप्त होगा। फिर आवेदन मिल जाने के बाद फिर 30 दिन का समय लिया जाएगा, और जब 30 दिन बाद आपको सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, तो सूचना उपलब्ध कराने के लिए किसी पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर वो पेपर का साइज A3 या A4 साइज का पेपर है, तो सादा कागज वाला जो पेपर जो आप यूज करते हो, फोटोकॉपी में जो यूज होता है, A3 या A4 साइज यूज होता है, इस साइज के कागज के लिए 2 रुपए प्रति पेज आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसके लिए बीपीएल को छूट नहीं। याद रखिएगा, ये जो आवेदन शुल्क है वो सिर्फ 10 रुपए वही बीपीएल के लिए छूट है। बाकी सूचना का जो शुल्क प्राप्त होता है वो बीपीएल में छूट नहीं है, बीपीएल को भी उसका शुल्क देना पड़ता है। तो A3 और A4 साइज का कागज है तो 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से फोटोकॉपी का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप अवलोकन करना चाहते हो, कि आप फोटोकॉपी नहीं चाहते हो, सिर्फ अवलोकन करके देखना चाहते हो,
तो पहले घंटे या उससे कम भी हो, अगर मान लीजिए 1 घंटे से आधे घंटे भी आप देखते हो, यानी आधा घंटा देखकर आपने बंद कर दिया, तो पहले घंटे या उससे कम के लिए आपको लगेगा 50 रुपए, यानी पहले 1 घंटे के लिए 50 रुपए, या आधे घंटे केवल आपने देखा तो 50 रुपए लगेंगे। इसके बाद 1 घंटे से अगर ज्यादा हो गया तो ऐसी स्थिति में प्रति 15 मिनट का क्या लगेगा, 25 रुपए शुल्क आपको सिर्फ अवलोकन यानी निरीक्षण करने, यानी आप कोई फोटोकॉपी रजिस्टर या कोई अभिलेख देखना चाहते हो, सिर्फ देखने का चार्ज है कि 1 घंटे या उससे कम का 50 रुपए, और इसके बाद अगर प्रति 15 मिनट अगर आप देख रहे हो, आगे कंटिन्यू देख रहे हो 1 घंटे से, तो प्रति 15 मिनट का फिर क्या लगेगा, 25 रुपए शुल्क लगेगा। कोई नमूना लेना चाहते हो, यानी कोई वस्तु जो जब्त कर ली गई है या कोई भी वस्तु का आप नमूना लेना चाहते हो, तो नमूने का जो लागत मूल्य आएगा वो लागत मूल्य आपको देना पड़ेगा, तो लागत मूल्य है। इसके अलावा जो कंप्यूटर भंडारण में अगर आप लेना चाहते हो, कोई डिस्क लेना चाहते हो, कोई फ्लॉपी लेना चाहते हो, तो 50 रुपए कोई डिस्क या कोई फ्लॉपी का जो चार्ज होगा 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे। कोई फ्लॉपी क्या होता है, फ्लॉपी कंप्यूटर की पुरानी युक्ति हुआ करती थी जिसका इस्तेमाल किया जाता था भंडारण के लिए, अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अगर लेकिन कोई डिस्क चाहिए, सीडी चाहिए, कोई डीवीडी चाहिए, तो आप 50 रुपए आपको देना पड़ेगा। अगर आप कोई वीडियो कैसेट लेना चाहते हो या कोई टेप लेना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में जो वीडियो कैसेट का लागत मूल्य होगा या जो टेप का जो लागत मूल्य होगा वो आपको लागत मूल्य देना पड़ेगा। ये नगद भी दे सकते हो, जुडिशियल स्टाम्प के रूप में भी दे सकते हो, पोस्टल ऑर्डर के रूप में भी दे सकते हो। मेन बात यही ध्यान रखना है आपको कि जो आवेदन शुल्क में बीपीएल को छूट है, लेकिन बाकी शुल्क में बीपीएल को छूट नहीं है, उसको देना पड़ता है। फिर धारा नंबर 8 और धारा नंबर 2, ये वेरी अहम है, दोनों को पढ़ना है। धारा नंबर 8 में बताता है कि सूचना के प्रकट किए जाने पर छूट। सूचना कौन कौन सी ऐसी सूचना होगी जिसको सरकारी अधिकारी प्रकट नहीं करना चाहे तो उनको जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता, यानी उन सूचनाओं को जो धारा 9 के तहत सूचना देने से मना भी किया जा सकता है। तो दोनों धारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धारा नंबर 8 कहता है सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। किसको छूट दिया गया है, सरकारी अधिकारियों को छूट दिया गया है। क्या छूट दिया गया है कि सूचना को प्रकट नहीं करना है उनको। ये इस अधिनियम का अपवाद है। ये इस अधिनियम का क्या है, तो अगर आपसे पूछे कि इस अधिनियम का अपवाद क्या है, तो धारा 8 और धारा 9 इस अधिनियम के क्या है, अपवाद माने जाते हैं कि सूचना के प्रकट किए जाने से छूट है, माने कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जिनको प्रकट नहीं किया जाना है, सरकारी अधिकारी उनको प्रकट नहीं कर सकता है। और धारा 9 के तहत सूचना देने से मना करना, यानी ऐसी सूचनाओं को जो सरकारी अधिकारी यानी लोक प्राधिकारी होगा वो सूचना देने से मना कर सकता है। तो इन दोनों धारा 8 और धारा 9 को याद रखिएगा। अब ऐसी कौन कौन सी सूचना है, पहला, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचे। कोई भी सरकारी अधिकारी ऐसी कोई सूचना उपलब्ध आपको नहीं कराएगा जिसमें देश की संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को नुकसान पहुंचता हो। दूसरा, जो देश की सुरक्षा, रणनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक या विदेशी संबंध हो, देश की सुरक्षा को खतरा हो, यानी कोई बॉर्डर वगैरह का मामले का कोई जानकारी, सुरक्षा खतरा हो, या फिर परमाणु बम वगैरह की जानकारी देना है, या परमाणु रिएक्टर गृहों की जानकारी देना है, या इसरो या फिर डीआरडीओ की जानकारी देना है, तो ये जानकारी नहीं दी क्योंकि वो सुरक्षा से खतरा है। रणनीतिक यानी कोई सेना से संबंधित कोई बात बतानी हो, तो रणनीतिक मामले में कहां पर फौज है, सियाचिन में है या फिर कारगिल में है, कौन से पोस्ट पर कौन सा व्यक्ति तैनात है, ये सब जानकारी नहीं देंगे। आर्थिक यानी हम जो आर्थिक कार्य करने वाले हैं, कोई बजट का है या कोई बजट से संबंधित कोई जो दरें हैं, जैसे बैंकिंग दरें वगैरह हो जाती है, कोई मौद्रिक नीति वगैरह, उनको अपन ओपन नहीं करेंगे। फिर वैज्ञानिक, कोई खोज है, वैज्ञानिक खोज से संबंधित कुछ बातें हैं, उनको ओपन नहीं करेंगे। और विदेशी संबंध, यानी रशिया के साथ हमारे कैसे संबंध है, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध है, आप जो हमारे वैदेशिक संबंधों में जो गुप्त जानकारी, ऐसे अगर इनको कोई खतरा हो तो ऐसी स्थिति में अपन सूचना नहीं देंगे। अपराध उद्दीपन, ऐसी कोई सूचना जिससे अपराध पैदा हो जाता हो, यानी अपराध करने के लिए लोग प्रेरित होते हो, ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराएंगे। न्यायालय की अवमानना, ऐसी कोई सूचना जिससे न्यायालयों की क्या हो जाता है, बेइज्जती हो जाती है, उनकी अवमानना हो जाती हो, यानी उनका अपमान हो जाता हो, तो न्यायालय का अपमान पूरी तरीके से वर्जित है, ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। फिर संसद या विधानमंडल के कुछ विशेषाधिकार, हर संसद और विधानमंडल के कुछ विशेषाधिकार होते हैं जो आर्टिकल 149 में बताया गया है। अगर कोई विशेषाधिकारों का हनन हो रहा है तो ऐसे सूचनाओं को क्या नहीं करेंगे, हम ओपन नहीं कर सकते हैं। फिर कोई व्यापारिक विश्वास, यानी कोई जो ऐसा कोई ट्रेड फेथ हो, यानी कोई जानकारी हो जो दूसरे जो है संबंधों, यानी किसी जैसे जियो है या टाटा है या किसी के साथ भी अगर हम व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं, उनके जो व्यापारिक विश्वास हो। गोपनीयता, यानी कोई ऐसी गुप्त जानकारी उनको उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। बौद्धिक संपदा, यानी इंटेलिजेंस से संबंधित या कोई खोज से संबंधित उन जानकारियों को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। प्रकट करने चाहने से किसी तीसरे पक्ष को हानि हो जाती है, अगर ऐसी कोई जानकारी जो व्यापारिक किसी हो,
विश्वास से संबंधित हो, गोपनीयता से संबंधित हो, या बौद्धिक संपदा यानी इंटेलिजेंस से संबंधित हो, या वैज्ञानिक खोजों से संबंधित हो, ऐसी कोई खोज या वैज्ञानिक खोज से संबंधित हो, तो ऐसी कोई जानकारी को जिसको प्रकट करने चाहने पर तीसरे पक्ष को हानि हो सकती है, किसी कंपनी को हानि हो सकती है, तो ऐसी जानकारी को हम उपलब्ध नहीं कराएंगे। फिर किसी व्यक्ति को जीवन को खतरा हो, यानी किसी व्यक्ति के अगर वो जानकारी उपलब्ध हो जाएगा तो व्यक्ति के जीवन को खतरा हो, ऐसी जानकारी भी अपन उपलब्ध नहीं करवाएंगे। या मंत्रिमंडल या सचिव स्तर पर जो बातचीत होती है या उनके जो कागजात होते हैं उनसे संबंधित कोई रिलेटेड कोई कागज है उसको भी अपन उपलब्ध नहीं करवाएंगे। तो इन सारी जानकारियों को धारा 8 और धारा 9 के तहत, धारा 8 के तहत सूचना के प्रकट किए जाने से छूट है और धारा 9 के अंतर्गत सूचना देने से मना किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बल्कि इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। कूट में ये सब सवाल पूछेगा, कौन सी जानकारी छूट है और कौन सी जानकारी का छूट नहीं। फिर मैंने यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ विशेष की जानकारी बता दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ जानकारियों को देने से मना कर दिया है, वो भी अपवाद की श्रेणी में आते हैं, जैसे सीआईडी यानी गुप्त जानकारी, जो पुलिस विभाग का सीआईडी विभाग होता है, उनसे संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। फिर छत्तीसगढ़ का जो सशस्त्र बल है यानी जो फौज के लोग हैं या जो अर्धसैनिक बल है उनके बारे में, एसएफ जो है उनके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक के अधीन कोई विशेष शाखा जैसे क्राइम ब्रांच या कोई विशेष समिति गठित की जाती है, उनके बारे में भी आपको सूचना उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। और नक्सल गतिविधियों या नक्सल या जो टास्क फोर्स बनाए जाते हैं नक्सल गतिविधियों के लिए, वो जानकारी भी आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। तो छत्तीसगढ़ विशेष का इसको आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन सी जानकारी, जिनमें ये सारा धारा 8 और धारा 9 के अंतर्गत है। फिर धारा नंबर 10, धारा नंबर 10 सामान्य है, पृथक्करणीयता कहा गया है। पृथक्करणीयता का मतलब होता है सूचनाओं को अलग अलग करना। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि असल में क्या होता है, जब भी कोई फाइल का निर्माण किया जाता है तो उनमें 2 तरह की जानकारी हो सकती है। यानी मान लीजिए फाइल के किसी एक पार्ट को ओपन किया जा सकता है, यानी लोगों को बताया जा सकता है, लेकिन दूसरे पार्ट में गुप्त जानकारियां हो तो उस पार्ट को देने से मना भी किया जा सकता है। तो इसमें वही बताया गया कि किसी सूचना के एक भाग को देना और एक भाग को देने से मना कर देना। यानी एक फाइल होगी मान लीजिए, उस फाइल के किसी गुप्त सूचना को देने से मना किया जा सकता है और जो सामान्य सूचना है उसको देने के लिए वो अधिकारी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब पृथक्करणीयता किया जाएगा, यानी सूचना के एक भाग को दिया जाएगा और एक भाग को देने से मना कर दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ऐसा किया जा सकता है धारा 10 के तहत। तो इस अधिनियम के तहत एक पृथक्करण अधिकारी का नाम और पद बताना पड़ेगा कि वो अधिकारी कौन था जिसने इस पृथक्करणीयता जो धारा 10 के अंतर्गत है उस पृथक्करण के नियता का पालन किया गया है और कुछ जानकारी को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया गया है और कुछ जानकारी को ओपन कर दिया गया है जो जानकारी उपलब्ध हो गई। ठीक है, तो ये धारा 10 तक है। धारा 7 में क्या था, अपराधों का निपटारा 30 दिन के भीतर किया जाएगा, यथाशीघ्र या 48 घंटे के भीतर किया जाएगा। 30 दिन के अंदर सूचना नहीं दिया जाता है तो सूचना देने से मना मान लिया जाएगा। आवेदन शुल्क 10 रुपए है, बीपीएल को इसमें छूट है, बाकी शुल्क सबको देना पड़ेगा। सूचना A4 A साइज A3 साइज है तो आपको 2 रुपए प्रति पेज, और अवलोकन करना है तो 1 घंटे का 50 रुपए, उससे कम का भी है तो 50 रुपए, और उसके बाद 15 मिनट का 25 रुपए लगेगा। और नमूना शुल्क है तो लागत मूल्य लगेगा। डिस्क लेना है, फ्लॉपी लेना है तो 50 रुपए लगेगा। वीडियो टेप या कैसेट लेना है तो उसका लागत मूल्य जो होगा वो लेना पड़ेगा। नगद भी दे सकते हैं, जुडिशियल स्टैम्प के रूप में भी दे सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर के रूप में भी दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट जो भी चेक वगैरह देना चाहें सब दे सकते हैं। धारा 8 में सूचना देने के लिए मना किया गया और धारा 9 सूचना देने के लिए क्या है, धारा 9 में सूचना देने के लिए मना किया गया है और धारा 8 में सूचना देने से छूट है। ये दोनों इस अधिनियम के अपवाद की श्रेणी में। फिर ये सारी चीजें धारा 10 में बताया गया है कि पृथक्करणीयता सूचना के एक भाग को देना है और सूचना के एक भाग को देने से मना कर देना है, लेकिन अधिकारी का पद और नाम बताना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे जो धारा 11 से लेकर आगे। तो वीडियो में बने रहिए। अभी के लिए इतने, बहुत बहुत धन्यवाद।